मैत्री जी कैसे हैं? बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद। यूपीएससी पर सफलता प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत चलिए घूम करके बात करते हैं, आइए इधर। ठीक है, कब रिजल्ट आया, घोषित हुआ आपका? 16 अप्रैल को आया। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अपने मित्रों से ऐसी जानकारी मिली जी कि आप सफलता हासिल किए हैं। जी 633वीं रैंक आपकी है जी। है ना? वर्तमान में घर में कैसा लग रहा है? अभी तो वही चल रहा है, सब रिजल्ट का ही माहौल है। अच्छा, सब बहुत अच्छा। खुश हैं। अच्छा जी। तो बहुत अच्छी सफलता मिली हिंदी माध्यम से आपको। हाँ, हिंदी है माध्यम ना? से। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लिए बहुत कम चांसेस रहते हैं। अब इस बार भी देखिए 1016 सिलेक्शन है, उसमें से अच्छा। केवल लगभग 40 के आसपास हिंदी माध्यम से है। अच्छा अच्छा। तो हिंदी माध्यम है तो अभी पीछे चलिए, UPSC में। अपने लिए बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ कि हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल भी था। जी और ऑप्शनल में अच्छा नंबर मिला है आपको। हाँ, 263 नंबर है ना? ऑप्शनल में। और इंटरव्यू भी आपका अच्छा गया। इंटरव्यू में भी अच्छा 275 में आपको 175 नंबर जी मिले हुए हैं। जी। बहुत बढ़िया। हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, तो वर्तमान में बहुत सी स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के लिए अभिभावक एडमिशन कराते हैं जी। लेकिन ऐसा अभी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसे बच्चे भविष्य में आगे जाकर के यदि उनको इंग्लिश में कठिनाई आती है जी। तो क्या हिंदी माध्यम से तैयारी करें तो सफलता अच्छी तरह से उनको यूपीएससी मिल सकती है, कि इंग्लिश को ही अच्छी तरह से मजबूत करें और तब वो तैयारी करें? आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये मानना है कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यूपीएससी में क्या है, जैसे मेंस का पेपर है। अब मेंस में 9 पेपर हमें लिखने हैं कंटिन्यूअस, फिर साक्षात्कार में हमें उनको जवाब देना है। तो जिस भी लैंग्वेज में हमारी कमांड है, क्योंकि अगर हम किसी नई लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जिस लैंग्वेज हमारी कमांड है हम उसमें कर सकते हैं। हिंदी भी इतना पीछे नहीं है। एक समस्या का हिंदी के साथ प्री में सी सेट जो है, ठीक, उसमें बहुत सारे बच्चे कम हो जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अगर 15,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्री में, तो 500 बच्चे हिंदी माध्यम से रहते हैं। अच्छा। अब जब हम 500 बच्चे ही प्री से मेंस लिखेंगे तो लगभग 100-150 बच्चे इंटरव्यू देंगे। सी सेट का जो एग्जाम होता है जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम वालों को समस्या आती है, तो उसमें मीडियम की कौन सी ऐसी होती है चॉइस? मीडियम की नहीं, वही तो दिक्कत है। सी साइड में है मैथ और रीजनिंग आता है, और इसके अलावा जो पैसेज होता है वो आता है। अब उसमें हिंदी माध्यम की मतलब बच्चों के साथ ये समस्या रहती है, वो मैथ रीजनिंग में उतने स्ट्रांग रहते नहीं। अच्छा। और ये भी आप देखेंगे यूपीएससी का जो सिलेक्शन, उसमें 60 से 65% इंजीनियर्स हैं जिनकी मैथ रीजनिंग में अच्छी कमांड है, उनका प्री इजी हो रहा है। तो हिंदी माध्यम बच्चों को मेरा यही संदेश है कि मेंस इंटरव्यू में तो चलिए आप अपनी लैंग्वेज में कमांड है, आप मैनेज कर लेंगे, पर आप अगर सी सेट में ध्यान देते हैं तो अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो फिर वहां से हम देखेंगे कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन बढ़ता है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें सी सेट में ध्यान देने के लिए कहूंगा। हाँ, सबसे पहले सी सेट में अच्छी तरह से ध्यान दें, है ना? और एक जीएस का पेपर होता है जी, तो सी सेट में कितने प्रतिशत रहता है लाने के लिए? 33%। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। और दूसरा जो पेपर जीएस का रहता है, तो जीएस में क्या करते हैं? जीएस में कट ऑफ हर साल चेंज होते हैं, निकालते हैं वो। हाँ, इस बार पेपर टफ था तो 75 नंबर केवल कट ऑफ गई है। पेपर टफ भी हो रहा है जीएस का भी, तो उसके हिसाब से बदलते पैटर्न के साथ हिंदी माध्यम के साथ एक और समस्या क्या है कि जो मटेरियल है मार्केट में, वो क्या है, इंग्लिश मीडियम के लिए आप देखेंगे तो आपको मटेरियल इजीली मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे प्री में सब्जेक्ट होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गई, तो उनके पर हिंदी माध्यम में क्या आपको ढूंढना पड़ता है, सही मटेरियल ढूंढना, पकड़ना, उसको बार बार रिवाइज करना। तो उस मार्केट में हिंदी माध्यम का लड़का क्या है, खो भी जाता है। तो दोनों पेपर कुल मिला के मतलब प्री मैं मान रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए अभी सबसे चुनौतीपूर्ण रह गया है। पर अगर हम ठीक से अपनी रणनीति बनाते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में कमांड हमारी रहनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मतलब वो थोड़ा सा इंग्लिश में कमांड इसलिए क्योंकि मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर भी इंग्लिश का देना ही है, चाहे आप जिस मीडियम से हैं। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आती रहेगी न्यूज़पेपर से। क्वालिफाइंग में कितने प्रतिशत लेता है? उसमें 25%। 25% आना चाहिए जी। ऐसे पूछता होगा ऐसे जैसे क्या है, मेंस में 9 पेपर हैं। अच्छा अच्छा। तो 2 तो क्वालिफाइंग होते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज का होता है जो कि हिंदी माध्यम के बच्चे हिंदी रखते हैं कि इंग्लिश, बाकी 7 पेपर जो होते हैं, तो 4 जीएस के पेपर होता है और एक निबंध 5, ये 250-250 नंबर के होते हैं एक पेपर, और ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं, वो भी 250-250 नंबर का एक पेपर होता है। तो ये रहता है मेंस का। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, पहले तो आपने हिंदी माध्यम से तैयारी की 8वीं तक, इसके बाद आप सीधी पढ़ने गए, है ना, एक्सीलेंस स्कूल में, फिर भोपाल आप पढ़ने गए, बीएससी किए। बीएससी करने के बाद
किस चीज ने आपको प्रेरित किया यूपीएससी की ओर जाने के लिए? सब बचपन से ही मैं सुनता रहता था। मतलब अब क्या है कि आईएएस जो होते हैं, कलेक्टर, उनके बारे में आप IPS दादाजी से मेरा खास लगाव है। तो उनकी इच्छा यही थी कि मैं मतलब यूपीएससी की तैयारी करूं और उसको निकालूं। और बीएससी के बाद फिर मैंने देखा भी काफी सारे मेरे जो कॉलेज के बच्चे थे वो भी तैयारी की ओर जा रहे थे। तो घर वालों ने मुझे सपोर्ट दिया, आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप तैयारी कीजिए, जो होगा फिर हम देखेंगे। तो उनके भरोसे से फिर मैंने तैयारी शुरू की। ऑप्शनल आप हिंदी साहित्य को ही क्यों चुने, जबकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़े थे ग्रेजुएशन में? क्या है कि जो मैंने ट्रेंड देखा, जैसे तो हिंदी माध्यम से ज्यादातर सिलेक्टेड बच्चे उनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। इसके अलावा फिर मैंने हिंदी साहित्य का सिलेबस देखा, मुझे वो सिलेबस भी एक तो छोटा समझ में आया, और इसके अलावा मुझे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ थी उसकी तुलना में ज्यादा कठिन प्रतीत हुई। अच्छा। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में तो इंटरेस्ट भी था मेरा, तो फिर मैंने ये सब फैक्टर्स देखते हुए हिंदी साहित्य को ऑप्शनल रखा। आपके प्रिय कवि कौन से हैं? मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी हैं। और यदि गद्य लेखन में हम कहें तो किसको आप मानते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। अच्छा, ग्रामीण जो कहानियां लिखते हैं, उनके जो उपन्यास हैं। आपको यदि मान लीजिए कि यदि रहने के लिए ऑप्शन चूज करना पड़े, ग्रामीण परिवेश में रहने के लिए और शहरी वातावरण जहाँ बहुत भागदौड़ की जिंदगी है, तो कौन सा आपको परिवेश अच्छा लगता है? गांव का वातावरण अच्छा लगता है कि शहर का? अब मेरी पर्सनल पसंद अगर देखा जाए तो ग्रामीण ही है, क्योंकि मैं बचपन से रहा हूँ। अच्छा। अभी भी जैसे भोपाल में भी हूँ तो लौट के 1 महीने 2 महीने में गांव ही आ जाना है कुछ दिनों के लिए। पर अब बाकी जब आप गांव रहते हैं तो गांव में पढ़ाई हो जाती है, पढ़ते हैं कि केवल जब शहर जाते थे तभी पढ़ते थे? अब मैंने अपना शेड्यूल ऐसा बना लिया था कि चूंकि मैं भोपाल में रूम लेके पढ़ता था, तो मैं गांव को एक तरीके से वेकेशन की तरह आता था कि 8-10 दिन की छुट्टी है, रिफ्रेशमेंट के लिए। तो अभी मैं पढ़ता था नहीं, पर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर यहाँ भी प्रयास किया जाए तो पढ़ाई की ही जा सकती है। और बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी, यूपीएससी के लिए, कर रहे हैं एसएससी के लिए। अच्छा, एक अहम प्रश्न है, यूपीएससी की तैयारी की जाती है, ब्लैक होल जैसा है, सिलेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आपके जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, यदि मान लीजिए कि सिलेक्शन नहीं होता है तो जो कुछ पढ़े हैं तो उसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, किस नौकरी में अथवा अपने दैनिक जीवन में, किसी व्यवसाय में, किस तरह से उपयोगिता है उस नॉलेज की? सबसे पहले तो यूपीएससी का सिलेबस इतना अच्छा बनाया गया है कि अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपको देश विदेश के सारे मुद्दों पर एक बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। अपने बारे में जानकारी होती है, एथिक्स का पेपर है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, अपने बारे में हम जान रहे हैं, समाज के बारे में, समाज को समझना शुरू कर दिए। तो जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो बहुत सारी, एक तो उसी सिलेबस को यूज करके राज्य सेवा की परीक्षाएं होती हैं, स्टेट पीसीएस, सभी स्टेट लगभग सेम सिलेबस है। और अगर फिर भी उसमें भी नहीं हो रहा है ना, तो हमारा जो नॉलेज इतना अच्छा है कि हम किसी फील्ड में जाए, जैसे एनजीओ के फील्ड में लोग वर्क कर रहे हैं, किसी भी सोशल सर्विस में, चूंकि जनता की समस्याएं वो समझ रहे हैं। या बहुत सारी कंपनियां भी अब क्या करती हैं कि हायर करती हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, इंटरव्यू दिए और नहीं हुआ। तो हम मतलब ऐसा हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है कि हम किसी भी प्लान बी को पकड़ के और उसकी पूरी समझ के साथ हम उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए कि यूपीएससी तैयारी करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि वर्तमान में भी आप देखे होंगे कि बहुत से लोग नौकरी छोड़ करके फिर दूसरा कार्य करने लगते हैं। जैसे हमारी कोचिंग फील्ड में आकर के कोचिंग पढ़ाते हैं, अपने इंटरेस्ट से अपनी फील्ड चेंज कर देते हैं, राजनीति में चले जाते हैं या समाज सेवा का और कुछ दूसरा अवसर चुनते हैं। तो आपकी समझ में क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उस सिलेक्शन को होने के बाद छोड़ करके कहीं दूसरा जॉब करने लगे। देखिए, इंडिविजुअल चॉइस होती है सभी की। अगर मान लीजिए किसी ने ये सोच के यूपीएससी किया, कुछ भी उसके टारगेट रहे होंगे कि मैं जाऊंगा तो वहाँ पे किस प्रकार की चुनौतियां मिलेंगी, किस प्रकार का सम्मान मिलेगा, उसको कितना सेटिस्फेक्शन होगा। अब अगर वो आदमी जो भी हैं वो जॉब कर रहे हैं, यूपीएस मतलब आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पर उन्हें वो नहीं लग रहा कि वो उतने सेटिस्फाइड हैं कि वो जिस हिसाब से सोचते थे उस हिसाब से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस है। अगर वो छोड़ते हैं तो किस फील्ड में जाते हैं और क्या करते हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ। एथिक्स का पेपर होता है जी, एथिक्स में क्या पूछा जाता है? एथिक्स का जो पूरा सिलेबस है तो उसमें प्रयास किया जाता है बच्चों के अंदर कि उनको जो मूल्य हैं जो सिविल सेवा में एक चाहिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा का मूल्य है, ईमानदारी का मूल्य है, निष्पक्षता का मूल्य हो गया, ये सब मूल्य उनको सिखाए जाएं, उनको सिलेबस में बताया जाता है। इसके अलावा उसी में केस स्टडी दी जाती है कि अगर आप
IAS हैं, IPS हैं या कोई भी ऑफिसर हैं और आपके पास नैतिक दुविधाएं आ गई हैं, तो आप उनको कैसे हल करेंगे। तो इसके माध्यम से मतलब ये प्रयास किया जाता है कि जो लोक सेवक आ रहे हैं तो एक तो उनको कुछ जो चीजें हैं नैतिकता संबंधी सिखाई जाए, दूसरी चीज उनकी परीक्षा भी किया जाए कि वो कितने नैतिक हैं कितने अनैतिक हैं। ये चीजें उस सिलेबस के माध्यम से टेस्ट की जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक तो जो मीडियम का प्रश्न होता है बहुत अहम होता है जी कि छात्र हमारा इंग्लिश मीडियम से तैयारी करे कि हिंदी माध्यम से, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जिस माध्यम में वह अपने को उपयुक्त समझे, जिसमें कंफर्टेबल महसूस करे, उस माध्यम से वह तैयारी करे। दूसरी बात ऑप्शनल को लेकर के है, तो ऑप्शनल में अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि स्कोरिंग देखना चाहिए। दोनों चीजें देखी जा सकती है ना। एक तो जैसे इंटरेस्ट, मैं हिंदी माध्यम के बच्चों की बात करूं जी, हिंदी माध्यम में एक ट्रेंड हो गया हिंदी साहित्य लेने का, तो आप हिंदी साहित्य जैसे पहली प्राथमिकता में उठाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे भी इतिहास ऑप्शनल है, भूगोल ऑप्शनल है, वो देखिए जिसमें इंटरेस्ट लगे, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर बहुत डिटेल्ड होगा, आपको बहुत डिटेल तैयारी करनी है। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप रट के नहीं कर सकते अच्छा स्कोर। बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है कि जो बैकग्राउंड है रहता है लोगों का, उससे संबंधित सब्जेक्ट होती हैं वो देखते हैं, नहीं उसमें भी इंटरेस्ट तो फिर मैटर करता ही है। तो यही दो चीजें मैटर करती हैं, पर मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करेगा जी। कि लंबी तैयारी करनी है ऑप्शनल में। मैत्री जी, मैं इस क्षेत्र का CSE हूँ, क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो मैं ये विचार कर रहा था कि एक सेमिनार रख करके आपको आमंत्रित किया जाए और जो और स्कूल के विद्यार्थी हैं आस पड़ोस के आए, उनको एक प्रेरित करने के लिए आपको बुला करके उनके समक्ष एक तो उदाहरण है कि ग्रामीण वातावरण से अपने परिवेश अपने आसपास निकल करके आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की। UPSC सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है पूरे देश में, तो उनके लिए एक ये रहेगा। और कुछ उनसे जो संवाद होगा तो उनके मन में भी कुछ ऐसी जो जिज्ञासाएं हैं तो पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर। तो इस बारे में आप यदि समय जब निकालेंगे तो बताइएगा, तो इस तरह से मैं भी आयोजन करने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ। हाँ, तो आप स्कूल्स वगैरह में आप मतलब कर लीजिए आयोजन, आप प्लान कर लीजिए और फिर मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा है। आपको सामान्य तौर पर आप कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो सबसे पहला यही है कि अगर एक और मैं कहूँगा संदेश के रूप में कि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ तैयारी कर रहे हैं पर वो अपने आप को एक तरीके से एक भ्रम में रखे हुए हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर वो करते नहीं है, बाहर रह रहे हैं। ठीक, ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं पर वो पढ़ भी नहीं रहे होते। तो सबसे पहले ये कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप सच में करना चाहते हैं, तभी आप उसमें लगिए। और फिर जब लग जाइए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, बस लगे रहिए तो बिल्कुल सफलता प्राप्त। जब आप सफल हुए तो दादी को कैसा महसूस हुआ? दादी बब्बा सभी एकदम भाव विभोर थे, उनकी दादी आंखों में आंसू थे। दादी क्या समझती थी कि कौन सी परीक्षा है, किस परीक्षा में सफलता अर्जित किए हैं? दादी अभी तो यही समझती थी जब तक एग्जाम की कलेक्टर बनेगा। अच्छा, मैंने कलेक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। सामान्य बहुत सारी रैंक्स होती हैं। हाँ हाँ, वास्तव में है भी, और ये उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, गर्व हुआ होगा कि हमारे घर का लड़का इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण किया है, अच्छा लगा है। ठीक मैत्री जी, समय समय पर आपसे इस तरह से बात होती रहेगी, है ना। जब समय मिलेगा तो मैं इस तरह सेमिनार भी आयोजित करूंगा, विद्यार्थियों को बुलाऊंगा और उनके लिए एक अच्छा मैसेज मैं चाहूंगा कि आप प्रदान करें। बिल्कुल, थैंक यू।